मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों आज चर्चा करेंगे पुनः बिहार पर। बिहार पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल थे और उसके बाद में जो माहौल बना, पुनः नीतीश सत्ता पर 7वीं बार काबिज होने जा रहे हैं। भाजपा सिंगल लीडिंग पार्टी के रूप में उभर रही है। प्रयासों के बावजूद भी तेजस्वी वो इम्पैक्ट नहीं ला पाए, हालांकि मार्जिन बहुत कम है, नेक टू नेक है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि ये चेतावनी है भाजपा के लिए कि उनकी नीतियों के प्रभाव को मान लें या उसके दुष्प्रभावों को मान लें। जो उन्होंने मिडिल क्लास सेक्टर को इग्नोर किया है, बिहार उसी का परिणाम है कि जिस परिवार पर इतने गंभीर आरोप हों और वो परिवार पुनः प्रभुत्व के साथ वापसी की ओर हो। हालांकि बिहार में कांग्रेस इम्पैक्ट का नेगेटिव पहलू भी तेजस्वी को झेलना पड़ा, परंतु उसके बावजूद जिस तरीके से तेजस्वी ने बिहार को मेंटेन किया, यद्यपि सरकार नहीं बन पाई, और जिस तरीके से भाजपा ने अपनी पूरी शक्ति बिहार को एक रेस्पेक्टिव पॉइंट्स बनाते हुए, एक अपनी प्रतिष्ठा का इशू बनाते हुए जिस तरीके से बिहार में भाजपा ने एक्ट अपॉन किया, निसंदेह ये वो कुछ कारण थे जिस वजह से बिहार में वो न हुआ जो कि एग्जिट पोल में सोचा जा रहा था। परंतु यहाँ पुनः एक विषय आता है, क्या इस तरीके से लोकतंत्र चल पाएगा? क्योंकि बड़ी सोचने की बात यह है कि जब नौकरियों के मुद्दे पर बिहार की जनता न जुट पाई, जब हर तरफ से क्रिटिक होने के बावजूद नीतीश पुनः वापसी की तरफ अग्रसरित हैं, तो भारत में लोकतंत्र कहाँ है? आपने देखा होगा दौरान इलेक्शन नीतीश को लेकर के भारी आक्रोश था और वही नीतीश वापस आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये रेफरेंडम के विपरीत है? या तो ये हो सकता है कि नीतीश के कंधे पे रख करके भाजपा बंदूक चला रही है, और क्यों कर ऐसा परिवार पुनः सत्ता में स्थापना की तरफ अग्रसरित है जिस पर इतने गंभीर आरोप थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी के पिता की। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जिस तरीके से तेजस्वी प्रभाव के साथ स्थापित हो रहे हैं बिहार में, तो क्या कारण है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कास्टिज्म को लेकर है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम फैक्टर का प्रभुत्व बिहार में आया है, इनडायरेक्ट ही सही, क्योंकि मजदूरों की त्रासदी के बाद पुनः सत्ता में वापसी जिस तरीके से बिहार सरकार ने अपने मजदूरों को इग्नोर किया था, हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चलने को बाध्य हुआ, ये कुछ वो फैक्टर है जो फैक्टर कहीं ना कहीं कमजोर पड़े किसी ऐसे फैक्टर के आगे जो फैक्टर ज़्यादा संवेदनशील था, ज़्यादा इफेक्टिव था, ज़्यादा प्रभुत्वशाली था। और जहाँ तक मेरी सोच है कि वो फैक्टर जो एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान में चल रहा है, वो फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। कांग्रेस का 100% प्रो मुस्लिम होना, भाजपा का 100% प्रो हिंदू होना, ये फैक्टर, और कांग्रेस की सपोर्टिव पार्टी से जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, जो कुछ माहौल डेवलप हुआ महाराष्ट्र में, जहाँ पर भी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन की सरकार है, चाहे वो सुशांत सिंह का केस हो, चाहे उसके बाद अर्नब को लेकर के माहौल चला हो। अगर आपने गौर किया होगा कि 8 दिन की कस्टडी में रहने के बाद अर्नब जिस तरह कल बाहर आए हैं, और उनके दौरान अरेस्टिंग जिस तरीके का एक इम्पैक्ट बिहार में आ रहा था, इन सारे फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं तेजस्वी और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर ही किया। देखिए, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता ज़रूरत से ज़्यादा भावुक है, संवेदनशील है, मुद्दों को लेके, सब्जेक्ट्स को लेकर के, और पारिवारिक संबंधों को लेके। पारिवारिक संबंध इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार का बेटा करके सुशांत को प्रोजेक्ट किया गया, उस फैक्टर ने भी कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करी कांग्रेस और तेजस्वी की।
उसका फायदा भाजपा और नीतीश को मिला, क्योंकि नीतीश के ऊपर इस तरीके का कोई चार्ज नहीं था जिसमें कोई कास्ट विशेष या कोई रिलीजन विशेष इफेक्ट कर रहा हो। परंतु नीतीश के क्रिटिक के बाद नीतीश की वापसी ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कमजोरी को शो करती है। क्या ऐसा और कोई चेहरा नहीं था भाजपा के पास? और नीतीश तो कह चुके थे मेरा आखिरी चुनाव में मैं रिटायर होने वाला हूं, फिर क्यों कर नीतीश की वापसी? क्या इन राजनेताओं का अपना कोई नैतिक अस्तित्व तो नहीं है? अब इस बात की गारंटी क्या है कि इसके बाद नीतीश नहीं कंटेस्ट करेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि जिसने आरोप नीतीश पर लगे उसके बावजूद नीतीश की वापसी कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा तो है? ये मेरी सोच है, हो सकता है आपकी राय मुझसे अलग हो, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेसी है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जिस तरीके का माहौल बन करके समाज में डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं और इनके दुष्परिणाम आने वाले समय में भारत की राजनीति और भारत के लोकतंत्र के लिए बड़े नकारात्मक हैं। साथियों, अभी भी समय है। समय इसलिए है कि इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी नीतियों का, अपने कैरेक्टर का पुनर्आकलन करना चाहिए, क्योंकि महज कहने से एक पत्रकार को बंद कर दिया तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। 147 के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लगे, जानलेवा हमले हुए, उनकी मौतें हुई, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? तो डुअल कैरेक्टर रखने वाली पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा। भारत की जनता जागृत हो रही है, यद्यपि अभी परसेंटेज ऑफ अवेयरनेस कम है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे समाज में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द कास्टिज्म और रिलीजियन वो ज़्यादा प्रभावशाली, और वो इसलिए भी प्रभावशाली है कि 57 साल के अपने शासन में कांग्रेस ने कभी भी इन फैक्टर्स को मेटलाइज करने की कोशिश नहीं की। मसला चाहे 370 का हो या राम मंदिर का हो, इन सारे मसलों को पहले भी इसी तरीके से सहूलियत और शांति से निपटाया जा सकता था, परंतु कांग्रेस का एक्ट अपॉन न करना वो आज भाजपा के लिए प्लस हुआ। जो हालात बिहार में हैं, कमोबेश वही हालात उत्तर प्रदेश में हैं। हालांकि उपचुनावों में भाजपा को अच्छी विजय मिली, परंतु जिस प्रभुत्व से भाजपा उत्तर प्रदेश में आई और जिस ताकत से सपा ने उसको काउंटर किया, ये निसंदेह भाजपा के लिए गंभीर विषय है। और इसलिए भी है कि आने वाले चुनावों में उनको इन्हीं फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए अपनी रणनीतियां तैयार करनी पड़ेंगी, और अगर इनको स्थायी शासन चाहिए तो इनको अपनी पॉलिसियों में आमूलचूल परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे इन विभाग विषयों पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।